तीन जादुई लंबे कान वाली गाय। बाबरपुर गांव में रहने वाला सरजू एक समृद्ध किसान था। उसके पास राम दुलारी नाम की एक हिष्ट पुष्ट गाय थी। वो भाड़े पर बैल लेकर अपनी गाय से लोगों की खेतों की जुताई का काम किया करता था, जिससे उसको काफी अच्छी कमाई होती थी, क्योंकि पूरे गांव की जमीन वो ही जोतता था। कड़कड़ी धूप में वो खेत की जुताई कर रहा होता है। उर, उर, चल 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 उर, उर। हल से बंधी उसकी गाय थक हार कर माटी पर पसर जाती है और जोर शोर से गुहार लगाने लगती है। अरे राम दुलारी, अभी तो आधे खेत की जुताई भी नहीं निपटी और तू थसकर मार कर बैठ गई। चल उठ जा। उसकी गाय सींग हिलाते हुए गुर्राने लगती है। अरे आज तूने डेंग आगे न बढ़ाने की ठान ली है क्या? वो थका मांदा घर आकर अपनी गाय को गौशाला में खूंटे से कसकर बांध देता है, लेकिन अचानक से उसकी गाय कमजोर होती चली जाती है, जिसे देख वो सुमति को खबर करता है। सुमति माल जाल की वैद्य है। क्या बात है सुमति, हमारी राम दुलारी ठीक तो है ना? अरे सरजू घबरा नहीं, तेरी गाय गर्भवती है। ये सुनकर सरजू खुश होकर उसे सहलाता है और राम दुलारी उसे चाट कर अपना प्यार व्यक्त करती है। सरजू गर्भावस्था में उसका खूब ख्याल रखता है। गुजरते महीनों के भीतर राम दुलारी 3 बछिया को जन्म देती है, जिसे देख सुमति दंग होकर कहती है, मैंने जीवन भर में पहली दफा इतनी विकट गैया देखी है। देखो तो जरा, जन्मजात बछिया होने के बावजूद भी इन तीनों के कान इनकी माँ की तुलना में भी कितने बड़े हैं। मुझे तो अचंभा हो रहा है कि कहीं ये तीनों गाय कोई राक्षसी अंश तो नहीं। अरे आज के दौर में ये कैसी रूढ़िवादी बातें बतियाने बैठ गई हो। तकरीबन 1 सप्ताह बीतने के पश्चात सरजू की गाय राम दुलारी मर जाती है, जिसके चलते गांव वालों के मन में अब इन 3 बड़े कान वाली गाय को लेकर अपशकुन जैसी सोच घर कर जाती है। तुम्हारी राम दुलारी ने मेरा किसानी में भरसक साथ दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी के चलते हूँ। मेरा अपना कोई परिवार नहीं, लेकिन अब से तुम मेरा परिवार और मेरी जिम्मेदारी हो। सरजू उन बड़े कान वाली गाय का खास ख्याल रखता है। वो हर भोर उन्हें लेकर खेत खलियान चराने जाता। एक सवेरे गांव के लोग सरजू के घर दस्तक देते हैं। अरे भाई, इतने सवेरे मुखिया जी के संग पधारने का कोई खास मकसद? सरजू, मुझे खबर मिली है कि तुम्हारे यहाँ 3 बड़े कान वाली अपशकुनी गायों ने जन्म लिया है। गांव वालों का मानना है कि वो गांव के लिए खतरा है, इसलिए सभी का हित इसी में है कि तुम इन्हें कसाईयों के हवाले कर दो। सरजू, हम तेरे भाई बंधु हैं, तेरा बुरा नहीं चाहते। खुद सोच कर देख, जब से इन राक्षसी बड़े कान वाली गाय ने जन्म लिया है, तू राजा से रंक हुआ जा रहा है। अपना दोष इन बेजुबान जानवरों पर मत डालो। तुम सबकी मिली भगत और भड़काऊ चालों को मैं भली तरह से समझता हूँ। अब तो तुमने मुझसे खेत भी जुतवाने का काम छीन लिया। क्योंकि हमें अपनी सोना उगलने वाली जमीनों को राख खाक करना है क्या, जो इन बड़े कान वाली अशुभ गायों के कदम अपने खेतों में पड़ने दे। जन्मते माँ को खा गई तीनों नामुराद। देख सरजू, अगर तू इन्हें कसाई को नहीं सौंपेगा तो मजबूरन हमें तुझको गांव से निकाल देना पड़ेगा। सरजू का गाय के प्रति स्नेह देख सभी तिल मिलाकर गौशाला को तोड़ने फोड़ने लगते हैं, जिसे देख उसकी गाय अपने बड़े कान हिलाकर उन्हें पछाड़ने लगती है। अकलू मुखिया बौखलाकर उन्हें गांव से खदेड़ देता है। अरे सूरज डूबने वाला है, मुझे अंधेरा घिरने से पहले अपनी गायों की खातिर एक मड़ैया तैयार करनी होगी। वो जी तोड़ मेहनत करके जंगल में लकड़ियां काटकर गांव की सीमा से हटकर एक मड़ैया तैयार करता है। हे ईश्वर, सांझ हो गई, मेरी गाय भूख से छटपटा रही, इनके लिए चारा कहां से लाऊं? तीनों गायें सरजू के माथे पर चिंता का शिकन देख इंसानों की नई समझदारी दिखाकर सो जाती हैं। आधी रात पूस की रात का घनघोर सर्द लहर चलता देख सरजू कहता है, बड़े कान के चलते जाड़े की सर्द लहर इनके कानों में घुस रही है, जिससे मेरी गाय ठंड के मारे ठिठुर रही है। ऐसे में यहाँ आसमान में कोई पुला भी नहीं है जिससे इन्हें मैं ढक दूं। वो आग जलाकर सारी रात उनकी सेवा टहल करता है। अचानक उसकी आंख लगने पर तीनों गाय उठकर बोल पड़ती हैं। उठो मालिक, मालिक उठो। मालिक, हम भूखे हैं, हमारे लिए चारे का प्रबंध करो। गायों को अचानक से बोलता देख सरजू को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। अरे तुम तीनों अचानक से इंसानों की तरह बोलने कैसे लगी? मालिक, दरअसल हमारी माँ एक कामधेनु गाय थी, और जब भी कोई कामधेनु गाय एक साथ 3 गाय को जनती है तो उन्हें जादुई गाय के वरदान मिलते हैं। हमारे ये बड़े कान ही हमारा वरदान है।
कल रात हमारी माँ ने हमको स्वप्न प्रदर्शन देकर हमारी शक्तियों से अवगत कराया। जैसे ही आप हमें हरा भरा चारा खिलाएंगे, हम जादुई सोने के गाय में ढलकर आपकी आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे। कुछ पल के अंतराल के भीतर सूरज की लाली छाते ही सरजू गाय को लेकर जंगल आकर उन्हें चरने को छोड़ देता है, जिसके बाद तीनों बड़े कान वाली गाय से तेज लौ चमक उठती है और वो सोने की गाय में बदलकर बड़े कानों को हिलाते हुए सोने के सिक्के, हीरे और पैसे की बौछार करने लगती हैं। आगे बढ़ो मालिक, और इनसे अपनी खुशहाली के बंद पड़े फाटक को खोल लो। काश गांव वालों की भटक खुल सकती कि जिन बड़े कान वाले गाय को वो अभिशाप समझ रहे थे, वो ईश्वरी वरदानी गाय है। सरजू खुश होकर जादुई गायों के बड़े कानों से मिले पैसों की गिनती करता है। इस महंगाई भरे जमाने में कुल मिलाकर भी ये मोहरे एक घर की नींव धरने को कम है, लेकिन अभी भी मेरे पास सोने के सिक्के और हीरे शेष बचे हैं, इनसे काम बन जाएगा। वो उन सभी को बेचकर एक आलीशान घर और गौशाला की नींव स्थापित करता है और काफी रईस होता चला जाता है, जिसकी भनक लगते ही सभी उसके पास आते हैं। तभी सरजू व्यंग करते हुए कहता है, क्या बात है, आप सभी मुझ गरीब की कुटिया में? अरे सरजू, ताने न कस, कौन सी लॉटरी लग गई है जो रातों रात फर्श से अर्श पर पहुंच गया? ये सब कुछ मेरी बड़े कानों वाली गाय के चलते हासिल हुआ है, जिसे आपने अभिशाप कहकर दुत्कार दिया था। मतलब? ये तीनों जादुई गाय हैं। ए ईश्वर, जिन्हें हमने राक्षसी करार दिया था वो साक्षात गौ माता है। अरे हमसे भारी चूक हो गई। सभी अपने किए पर पछतावा जाहिर करके उन्हें गांव लेकर आते हैं और उनकी पूजा करके चारा खिलाते हैं, जिसके बाद वो तीनों जादुई गाय में बदलकर अपने बड़े कानों को हिलाकर उन्हें खूब सारा धन देती हैं। डरो मत, आगे बढ़ो और जिसे जितनी स्वर्ण मूंगों की आवश्यकता है ले जाओ। पर तुम्हारे धन पर केवल सरजू का हक है, क्योंकि उसने तुम्हारा पालन पोषण किया है। हमें हमारे मालिक का ध्यान है। ये धन तुम रखो, इससे अपने लिए एक मजबूत आश्रय बनाओ। सभी एक साथ मिलकर सोना, हीरा और पैसा बटोरकर जादुई गाय के कानों को सहलाकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब इन धन से बरसों पहले बने इस गुमटी से छुटकारा मिलेगा। जादुई बड़े कानों वाली गाय के धन से पूरे गांव का विकास होता है, जिसके बाद गांव का मुखिया कहता है, गौ माता, मुझ निर्बुद्धि को क्षमा करना। तीनों गाय अपने बड़े कान बढ़ाकर मुखिया को आशीर्वाद देती हैं। आज गांव का नक्शा तुम्हारे चलते बदला है, इसलिए ये गुड़ चने की हांडी तुम्हारी खातिर। शुक्रिया मालिक इस व्यंजन के लिए। तीनों गाय खुश होकर कानों को हिलाते हुए हांडी में मुंह डालकर चाव से जुगाली करती हैं और पेट भरते ही एक बार फिर सोने, पैसे और हीरे बरसाती हैं। अब तो हम सभी की आर्थिक जरूरत पूरी हो चुकी है, फिर दोबारा इतना धन देने का मतलब? आप इन्हें जोड़कर रखिए ताकि कोई भी जरूरतमंद हम जादुई बड़े कानों वाली गाय के रहते इस गांव से खाली हाथ न लौटे। इस तरह जादुई बड़े कानों वाली गाय ने न सिर्फ सरजू बल्कि गरीब गांव वालों के धुंधले जीवन में रोशनी भर दी, साथ ही आगे भी गांव में आने वाले लोगों की मदद करती थी। रितु, रितु मेरी चाय कहाँ है? अरे यार, तुम छोटी छोटी बातों पर रोज रोज चिकचिकबाजी करते रहते हो। अरे अगर थोड़ा सा लेट क्या हो गया तो तुम इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे सुबह सुबह के कलेश से थक गया हूँ। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। तुम्हारे साथ रहने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है। अरे हाँ हाँ, मेरे साथ रहने का तुम्हारा मन क्यों करेगा? तुम्हें तो मैं बोझ लग रही हूँ ना? अभी उसकी बातों का जवाब नहीं देता और वहां से चुपचाप चला जाता है। थोड़ी देर बाद अभी अपने ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां देखता है कि उसके ऑफिस में प्रिया नाम की नई लड़की आई हुई है। वो एक साइड अपना काम कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ अभी की नजर प्रिया के ऊपर ही अटक रखी थी। कुछ समय बाद लंच हो जाता है और जैसे प्रिया लंच निकालती है कि तभी वहां पर अभी अपना लंच लेकर आता है और उससे बोलता है, एक्सक्यूज मी मिस, मैं अभी हूँ, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया है। ओके प्रिया, तो क्या हम साथ में लंच कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना कहकर प्रिया और अभी दोनों ही खाना खाने लगते हैं और वहां ठहाके मारते हुए हंसने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतने लगा और देखते ही देखते प्रिया और अभी के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी। एक दिन प्रिया अभी से बोलती है, अभी मेरा कोई भी नहीं है सिवाय तुम्हारे और इस ऑफिस के। क्या तुम मुझे अपनी
लाइफ का पार्टनर नहीं बनाओगे? अभी कुछ नहीं बोलता और चुपचाप खड़ा रहता है। उसे देखकर प्रिया एक बार फिर बोलती है, अभी तुम किस सोच में हो? आखिर तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं प्रिया, कुछ नहीं। तो बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अभी उसको इस बार भी कोई जवाब नहीं देता। ये सब देखकर प्रिया रोते हुए उससे बोलती है, मैं समझ गई, अभी तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा यूज करना चाहते हो। नहीं प्रिया, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें शादी करनी है। रुको। इतना कहकर अभी प्रिया का हाथ पकड़कर मंदिर में जाता है और उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। इस तरह अब वो प्रिया से शादी कर लेता है और वो अब प्रिया के साथ खुशी से रहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ऋतु अभी को फोन करती है और उससे बोलती है, आखिर तुम कहाँ बिजी रहते हो जो रात रात भर बाहर ही रहते हो? अगर आज तुम घर नहीं आए तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी, फिर तुम्हें कभी जिंदगी में माफ नहीं करूंगी। अरे यार, तुझे जहां जाना है वहां जाओ, बस मेरा दिमाग मत खराब करो, समझी? अभी ऋतु से फोन पर बात कर ही रहा था कि तभी वहां पर प्रिया आ जाती है और उसकी सारी बात सुन लेती है। ये सब सुनकर प्रिया फूट फूट कर रोने लगती है और अभी से बोलती है, अभी तुम पहले से ही शादीशुदा हो, तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? प्रिया मैं तुम्हें सारा सच बताने ही वाला था कि इतने में तुमने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया। क्या सच बताने वाले थे तुम अभी? यही कि तुम मुझे एक धोखे में रख रहे हो। तभी तो तुम मुझे अपने घर नहीं लेकर जाते, क्योंकि तुम्हारे घर पर तुम्हारी पहली बीवी है। मैं पूछती हूँ, अगर तुम पहले से ही शादीशुदा थे तो तुम्हारा क्या मतलब बनता है मेरी जिंदगी बर्बाद करने का? तुमने मुझसे शादी क्यों की? प्रिया मैं अपनी बीवी के साथ खुश नहीं हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें अपनी बीवी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं। मैं उसे डिवोर्स लेना चाहता हूं। वो औरत एक नंबर की नीच और गिरी हुई है। वो शादीशुदा होने के बाद भी किसी और से बात करती है, किसी और के साथ बाबू शोना करती है। प्रिया प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम्हें उससे डाइवोर्स चाहिए तो तुम उसे जल्दी से डिवोर्स लो, वरना मैं सब कुछ बता दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांट सकती। अभी थोड़ा सा समय दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, पर प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हो। इस तरह अभी प्रिया को अपने साथ रहने के लिए मना लेता है। प्रिया अभी के साथ खुशी से रह रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में अब एक बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है। कुछ समय बाद अब अभी उसको समय नहीं देता, यहां तक कि वो उससे बात करना भी पसंद नहीं कर रहा था। बेचारी प्रिया उसको पागलों की तरह फोन मैसेजेस करती रहती, लेकिन अभी उसके मैसेज का एक भी रिप्लाई नहीं करता। बेचारी प्रिया को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो अपने ही घर में खुद को बंद करके फूट फूट कर रोने लगी और रोते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, तूने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया है? एक तो मेरे माँ बाबा मेरे साथ नहीं, ऊपर से मेरी जिंदगी नरक बन गई है। मुझे मेरा पार्टनर भी मिला तो कैसा, जिसने पहले से ही एक शादी कर रखी है। इतना कहकर वो रोते हुए सो जाती है, जिसके बाद अगली सुबह वो अभी के पास जाती है और उससे बोलती है, अभी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने तो मुझसे शादी की है ना, शादी होने के बाद तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं क्या कर रहा हूँ यार, जो तुम मुझे इतनी खरी खोटी सुना रही हो? तुमने तो ये कहा था कि तुम अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हें हर वक्त ऑनलाइन ही देखती रहती हूँ। जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो तुम उसके पीछे इतना पागल क्यों हो? प्रिया तुम्हें पता है ना, घर वालों की मर्जी से मेरी शादी हुई है और उसको छोड़ना इतना आसान नहीं है। अभी मैं कब तक यूं गुमनाम बीवी बनकर रहूंगी? आखिर मुझे भी तुम्हारा नाम चाहिए। तुम मुझे अपने घर लेकर जाओगे या नहीं? प्रिया तुम मुझे अब इरिटेट कर रही हो। मेरे पास तुम दोनों के अलावा भी और भी बहुत सारे काम हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं पूरा टाइम उससे लगा रहता हूँ? ऐसा नहीं है। जितना समय तुम्हें मिलता है उतना ही समय उसे भी मिलता है। तुम झूठ बोल रहे हो। अभी तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं भी तुम्हें अब सुकून से नहीं रहने दूंगी। तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिलनी चाहिए। इतना कहकर प्रिया अभी का फोन लेकर ऋतु को फोन करने लगती है और उसको सारी बात बता देती है, जिसके बाद प्रिया और अभी दोनों ही ऋतु के पास अभी के घर में आते हैं, जहां वो देखता है कि ऋतु का रो रो के बुरा हाल हो रखा है। एक तरफ प्रिया अधमरी हो रखी थी तो वहीं दूसरी तरफ ऋतु भी रो रही थी। वो देखकर
अभी को बहुत पछतावा होता है और वो रोते हुए अपनी पहली पत्नी रितु से बोलता है, मुझे माफ कर दो रितु। अगर तुमने मुझे परेशान न किया होता तो शायद मैं प्रिया के पास कभी गया ही नहीं होता। आज तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से मैं प्रिया के पास गया और मैंने उसकी भी जिंदगी खराब कर दी, उससे शादी करके। मुझे इस बात का बहुत ही पछतावा है कि चंद मिनटों की खुशी के लिए मैंने दो जिंदगी खराब कर दी। हो सके तो मुझे माफ कर दो तुम दोनों। रितु अभी की बात सुनकर उसको माफ कर देती है, लेकिन प्रिया का बहुत ही बुरा हाल हो रखा था क्योंकि अभी ने उसको अभी तक अपनाया नहीं था। ये सब प्रिया बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर रितु उसको अपनी छोटी बहन बना लेती है और अभी उसके साथ सभी के सामने शादी कर लेता है। इस तरह वो तीनों एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। चुड़ैल हवा में उड़ते हुए एक आदमी को दबोच कर लाती है और नदी किनारे एक मगरमच्छ के सामने फेंकते हुए उससे कहती है, जा, तुझे तेरी मौत बुला रही है। प्लीज मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। तुझे क्या लगता है तू बोलेगा और मैं तुझे छोड़ दूंगी? जाकर मेरे मगरमच्छ की भूख मिटा। ऐसा कहकर वो जालिम चुड़ैल मगरमच्छ के सामने उसे फेंक देती है। तभी मगरमच्छ भी झपट्टा मारकर उस आदमी को दबोच कर खा जाता है। ऐसे ही वो दोबारा करती है। गांव के लोगों को उठाकर उन्हें मारकर इस नदी के पास ले आती है और मगरमच्छ को खिला देती है। आखिर वो चुड़ैल कौन थी और क्यों वो बार बार गांव के लोगों को लाकर उस मगरमच्छ के सामने फेंक देती थी? मगरमच्छ और चुड़ैल के बीच कोई तो ऐसी कड़ी थी जो आपस में जुड़ी थी। जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। भीमा अपने खेत में फसल काट रहा था, तभी अचानक से उसे कुछ अजीब आवाज आने लगती है। भीमा मुड़ता है लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। वो दोबारा काम करने लगता है। उसे फिर से कोई आवाज आती है। तभी चुड़ैल उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, अरे ये कौन ससुरा है जो बार बार हमको परेशान करत बा, जरा सामने तो आवा। जैसे ही परेशान होकर उसका हाथ वो पकड़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके सामने एक बेहद डरावने हरे रंग की चुड़ैल खड़ी थी। आजा मेरे लालटेन, तुझे मैं जन्नत की सैर कराऊं। अरे बाप रे बाप, चुड़ैल, अरे कोई तो मुझे बचाओ। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, और आया भी तो उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। ये बोलकर चुड़ैल उसका गला इतनी जोर से दबाती है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर चुड़ैल उसे ले जाकर मगरमच्छ के सामने छोड़ देती है। मगरमच्छ उसे एकदम से अपने दांतों में दबोच कर खा जाता है। फिर भी उसकी भूख नहीं मिटती और अपनी लाल आंखों से चुड़ैल को देखता है तो चुड़ैल कहती है, ओहो, इसकी भूख तो अभी तक शांत नहीं हुई। अगर मैंने जल्दी ही इसे कोई इंसान नहीं खिलाया तो गजब हो जाएगा। ऐसा बोलकर वो उड़ते हुए गांव में चली जाती है, जहां एक औरत बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा में लीन थी। तभी चुड़ैल उसके बाल पकड़कर उसे ले जाती है और मगरमच्छ के सामने फेंकते हुए कहती है, आओ मेरे प्यारे मगरमच्छ, मैं तुम्हारे लिए शिकार लेकर आ गई हूँ। आओ अपना पेट भरो। चुड़ैल, चुड़ैल मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। देखो मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे जाने दो। नहीं, ऐसे कैसे तुझे जाने दूं? जानती भी है कितनी दूर से तेरा शिकार करके इस नदी तक मगरमच्छ को तुझे खिलाने के लिए लाई हूँ। अब तो तू गई। देख वो मगरमच्छ तुझे खाने के लिए कितना तड़प रहा है। ऐसा कहकर चुड़ैल उस बेचारी औरत को उस मगरमच्छ के सामने बेरहमी के साथ फेंक देती है। उसके टुकड़े टुकड़े करके मगरमच्छ उसे खा जाता है और आसपास का नदी का पानी लाल हो जाता है, जिसके बाद चुड़ैल उससे कहती है, अब तो तुम्हारा पेट भर गया ना मेरे प्यारे मगरमच्छ। चुड़ैल की इस हरकत से गांव के लोग धीरे धीरे गायब होने लगे थे। गांव के लोग चुड़ैल से डरकर ज्यादातर घर में ही घुसकर रहा करते थे। ऐसे में चुड़ैल को मगरमच्छ को शिकार खिलाने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। कुछ दिन बाद चुड़ैल फिर गांव जाकर लोगों को मारने के लिए आतुर होती है। तब उसे अचानक 2 खेलते हुए बच्चे दिखाई देते हैं, जिन्हें उड़ाकर वो उसी नदी के पास ले जाती है और बच्चे उसे देखकर डर कर रोने लगते हैं। गंदी आंटी, छोड़ो छोड़ो हमें, कहाँ लेकर जा रही हो आप? मम्मी मम्मी पास जाना है मुझे, ये चुड़ैल आंटी से कोई बचाओ हमें। अब तुम दोनों कभी अपनी मम्मी से नहीं मिल पाओगे। अब पता है
तुम एक मगरमच्छ के पास जाओगे। मम्मी ने कभी मगरमच्छ की कहानी सुनाई है? उसी के पास जाओगे। अभी दिखाती हूँ। मगरमच्छ, ओ मेरे प्यारे मगरमच्छ, जरा बाहर तो आओ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मम्मी मम्मी, इस मगरमच्छ के दांत तो बहुत बड़े हैं और आंखें कितनी लाल हैं। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये चुड़ैल किसी पर दया नहीं करती, बच्चे हो या बड़े। चुड़ैल नदी किनारे उन बच्चों को मगरमच्छ के मुंह में फेंक देती है, जिसके बाद वो मगरमच्छ बेरहमी के साथ उन बच्चों को खा जाता है। वहीं नदी के पास में एक आदमी चुड़ैल को ये सब करता हुआ देख लेता है। उस इंसान की सांस अटक जाती है। चुड़ैल के डर से उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो उसके सामने जाए, इसलिए उल्टे पांव गांव वालों के पास जाता है और कहता है, अरे गांव वालों, जल्दी से आओ, मुझे तुम सबको कुछ बताना है। वो चुड़ैल। अरे प्रीतम भाई साहब, क्या हुआ? आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे आपने कोई चुड़ैल देख ली हो। हाँ, चुड़ैल ही तो देख ली है। वो दो बच्चों को उठाकर ले गई। अरे कठे ले गई मारे गांव के छोरे को। अरे कोई बचाओ, नहीं तो मारे दोनों छोरों को खा जाएगी। अरे कठे ले गई। अरे जल्दी बताना, मुंह में क्या घी जम गया है थारे? कोई फायदा नहीं चाचा, उस चुड़ैल ने मेरी आंखों के सामने मगरमच्छ को खिला दिया, मगर मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन हम सभी गांव वालों और बाकी बच्चों को बचा सकते हैं। हमें तांत्रिक बाबा को जल्दी बुलाना होगा। सभी लोग सहमत होकर जल्दी से तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं और उसे सब बता देते हैं, जिसके बाद वो तांत्रिक बाबा नदी किनारे पहुंच जाता है और मंत्रोच्चारण से उस चुड़ैल को बंधक बना लेता है और उस पर भभूति डालकर कहता है, ओम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मोक्ष्य मामृतात् काली चुड़ैलम फट्ट स्वाहा। बता तू क्यों गांव के मासूम लोगों को उस मगरमच्छ के हवाले कर देती है? बता क्या राज है, वरना तुझे मार डालूंगा। नहीं बताऊंगी, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चुड़ैल की हंसी देखकर तांत्रिक उसके ऊपर मंत्रोच्चारण करता है, जिसके बाद वो सब बताने के लिए मजबूर हो जाती है। बताती हूँ। कुछ समय पहले की बात है। मैं इस नदी में आकर अक्सर कपड़े धोया करती थी। ऐसे ही एक दिन मैं कपड़े धो रही थी और अचानक से मगरमच्छ ने मेरे कपड़े को अपने दांतों में फंसा लिया और खींचने लग गया। उसे देखकर मैं बहुत चिल्लाई, बचाओ, कोई मगरमच्छ आ गया, बचाओ। सुनीता उस मगरमच्छ से जब तक भाग पाती तब तक वो मगरमच्छ उसे अपने नुकीले दांतों में दबोच लेता है और बड़ी बेरहमी के साथ खा जाता है। मरने के बाद वो मायावी मगरमच्छ चुड़ैल सुनीता से कहता है, आखिर तुम मेरे जाल में फंसी गई। कब से मुझे इंसानी शिकार की तलाश थी। तुमने मेरा शिकार कर क्यों मार डाला? आखिर मेरी क्या गलती थी? गलती तुम्हारी कुछ नहीं थी, पर मैं एक मायावी मगरमच्छ हूँ। मुझे श्राप था, जिसे भी मैं खाऊंगा उसकी जान मुझ में बस जाएगी, और अब मुझे भूख लगेगी तो तुम्हें शिकार करके मुझे खिलाना होगा, वरना तुम मेरे साथ साथ मर जाओगी। जिंदा रहना है तो इस नदी में इंसानी शिकार मिलते रहने चाहिए मुझे। बस उसी के बाद से मुझे मगरमच्छ को गांव से शिकार करके खिलाना पड़ा, वरना जान जोखिम में आ जाती। हरी चुड़ैल, तूने बातों ही बातों में अपनी मौत का भेद खोल दिया। अब तू गई। ये तो बिल्कुल वैसे ही जैसे राजा की जान एक तोते में बसती है, वैसे ही तेरी एक मगरमच्छ में है। ये तूने अच्छा नहीं किया तांत्रिक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। इस तरह तांत्रिक एक गांव के आदमी को समझाते हुए मगरमच्छ के सामने भेजता है, जिसे देखकर मगरमच्छ पानी से बाहर आ जाता है और तांत्रिक के इशारे पर गांव के लोग उस पर जाल डालकर मिट्टी का तेल डाल देते हैं और मशाल से आग लगा देते हैं। मगरमच्छ के जलते ही चुड़ैल भी जलकर भस्म हो जाती है, जिसके बाद गांव वाले उन दोनों के प्रकोप से आजाद हो जाते हैं। मटन बेचने वाली सास बहू निकली चोर। लाजवंती और स्वरूपा नाम की बेहद ही लालची किस्म की सास बहू मटन बेचने का व्यापार करती थी। बहू, जल्दी जल्दी हाथ चला, ग्राहकों के आने का समय हो गया है।
सुरूपा हाथों में धारदार औजार लिए मटन के छोटे छोटे टुकड़े कर रही थी। तभी मंगलू मटन की दुकान पर आता है। अरे लाजवंती काकी, जल्दी से 2 किलो मटन तौल देना। जरा अपनी जेब तो टटोल, 2 किलो मटन की कीमत जानता भी है। और दिन तो तुम पाव भर मटन खरीदती थी, आज घर में कोई दावत है क्या? अरे आज मेरी मुनिया का जन्मदिन का अवसर है और उसको मटन बिरयानी खाना बहुत पसंद है। चालाक लाजवंती अपनी बहू को इशारा करके कहती है, बहुरिया, मैं इसको बातों में उलझाती हूँ, उतने में तो हाथ साफ कर दे। पलक झपकते ही सुरूपा तराजू के नीचे चुंबक लगाकर कम वजन के साथ मटन तौलकर मंगलू को थमा देती है। ये लो मंगलू, तुम्हारा 2 किलो मटन। मंगलू मटन की थैली लेकर चल पड़ता है। तभी लालची सास बहू जोरदार ठहाके मारकर कहती है, अरे बहू, ये तो एकदम मूर्ख चंद निकला। क्या सही चूना लगाया हम दोनों ने मिलकर इसे। इसे तो भनक भी नहीं होगी सासू माँ कि मटन 2 किलो नहीं बल्कि मात्र 1.5 किलो है। आखिर ये हेरा फेरी करके ही तो हम और ज्यादा मुनाफा कमा पाते हैं। मंगलू जैसे ही आधे रास्ते पहुंचता है, उसे मटन का भार कम जान पड़ता है। फिर वो वापस मटन की दुकान पर आकर कहता है, अरे लाजवंती काकी, ये 2 किलो मटन तो लग नहीं रहा है। कहीं आपने भूल चूक से मटन कम तो नहीं तोल दिया? बिल्कुल भी नहीं, हमारा तराजू एकदम पक्का तोल का है, न 1 ग्राम कम न ज्यादा। हे बचवा, मटन की कटाई छटाई में कुछ हिस्सा कूड़े में ढेर में जाता है, और कोई बात नहीं, तेरे खातर 1 कलेजा ज्यादा सही, ले जा। अब खुश है तू? चालाक लाजवंती चोरी पकड़ी जाने के डर से मंगलू को कलेजी के टुकड़े का लालच देकर बात संभाल लेती है। सासू माँ, इतनी ईमानदारी दिखाने को किसने कहा था आपको? अरे मंद बुद्धि, अगर बकरे के 1 कलेजे से हमारा भेद खुलने से बच गया तो इससे बड़ा मुनाफा कुछ नहीं। अगर हमारी चोरी पकड़ी गई ना तो मटन बेचने का धंधा एकदम चौपट हो जाएगा। दोनों सास बहू देर शाम तक जोर शोर से आवाज लगाती हुई मटन की बिक्री करती हैं। मटन ले लो, मटन ताजा ताजा, लाल लाल गोश्त से भरा, एकदम सस्ता ताजा मटन ले लो। आज की खातिर मटन की इतनी बिक्री बहुत है। घर चलकर बचे हुए ये मटन बनाकर दोनों सास बहू मिल बांटकर चाव से खाएंगे। दोनों सास बहू बचा खुचा मटन का ठेला लिए घर आ जाती हैं और खाना पकाकर खाती हैं। अरे बहू, आज के मटन का मांस तो बड़ा ही नाजुक और मजेदार है। आखिर माँ जी, हम अपने पेट के लिए तो मटन की हेराफेरी करते हैं ताकि सब्जी का दाम बच सके। ये तो वही मिसाल हो गई, आम के आम गुठलियों के दाम। वैसे बेईमानी हम एकदम खरी करते हैं। अगली सुबह सास बहू मुर्गे की बांग के साथ तड़के सवेरे उठकर ठेला लिए कसाई के यहाँ पहुँच जाती हैं। अरे ओ जमाल, जल्दी से आधा दर्जन बकरे खूंटे से खोल कर ले आओ। क्या बात है लाजवंती, आज सास बहू की टोली बड़ी सवेरे दस्तक देने आ गई। खाली फोकट में बातों में ना उलझा, दुकान जाने का समय हो गया है। हाँ, फिर इन बकरों को हलाल भी तो करना होगा। दोनों सास बहू बकरों से भरा ठेला लिए अड्डे पर आकर मटन तैयार करने लगती हैं। बहू, वो देख, गाँव की झुमरी झूमती हुई चली आ रही है। सासू माँ, इसे तो आज तगड़ा वाला चूना लगाना बनता है। अरे ओ लाजवंती भौजाई, जल्दी से हमका 5 किलो मटन तोल दो। और हाँ, एकदम ताजा लाल और चुनिंदा पीस डालना जो हड्डी से भरे हो, और कलीजा डालना तो मत भूलना, काहे कि वो हमरे सजनवा को मटन मां सबसे ज्यादा भावत है। सासू माँ, कितना काटूं? 1.5 किलो वजन मार दे, इस बिन पैंदी के लोटे को कुछ नहीं पता चलेगा। अरे आप दोनों सास पतोहू का खुसर फुसर करत हो। दोनों एक पतला दुबला बकरा काट कर उसका मटन तैयार कर देती हैं। सासू माँ, ये कल का बासी मटन बचा हुआ है, सवेरे से मेरे ध्यान पर से ही उतर गया था, अब इसका क्या करें? इस बासी मटन को इस ताजे मटन के बीच में फेंट डाल, वरना रात तक ये मटन एकदम सड़ जाएगा। खामखा भारी नुकसान होगा। चालाक सास बहू न सिर्फ कम मटन तोलती हैं, बल्कि नुकसान से बचने के लिए खराब मटन भी तोलकर झुमरी को थमा देती हैं। देखा बहू, तेरी सास का दिमाग कितना तेज निकला। कूड़े खत्ते में जाने वाला मटन को बेचकर भी नोट बटोर डाले।
मक्कार बेईमान सास बहू हर दिन कम नापतोल करके मटन खरीदने वाले लोगों के साथ हेरा फेरी करके उन्हें बेवकूफ बनाती थी। एक रोज सरपंच के यहाँ काम करने वाला भीमा आकर कहता है, अरे सरपंच जी के घर कल उनकी बेटी की शादी का बड़ा जश्न है, इसलिए उन्होंने तड़के सवेरे 50 किलो मटन मंगाया है। दोनों लालची सास बहू बड़ा ऑर्डर सुनकर खुशी से उछल पड़ती हैं। सासू माँ, कल तो अपनी लॉटरी लग जाएगी, लंबा हाथ मारने को जो मिला है। बहू, कल तो आधा आधा मटन की चोरी बनती ही है। लेकिन अगर हमारा भेद खुल गया तो? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मटन बनाने की जिम्मेदारी रसोइये महाराज की है, तो मटन की हेरा फेरी का दोष भी उसी के सर पड़ेगा। दोनों सास बहू सवेरे उठकर जमाल कसाई से 2 दर्जन हट्टे कट्टे चर्बीले बकरे खरीद कर उनका मटन तैयार करके महाराज के हाथों में सौंप आती हैं। महाराज मटन तैयार करते हैं, लेकिन शादी में मटन कम पड़ने पर छत्रपति उसकी खिल्ली उड़ाकर कहता है, राम राम, कितनी शर्मिंदगी की बात है, शादी में आए आधे बारातियों को भूखा ही लौटना पड़ेगा। सरपंच के घर मटन की खपत जो कम पड़ गई। अरे सरपंच काका, इतना धन बचाकर कहाँ ले जाओगे? जो गांव देहात को भरपेट मटन तो क्या, बल्कि एक मांस का टुकड़ा भी नसीब न हुआ। शादी में आए तमाम लोग सरपंच की तफरी उड़ाकर चलते बनते हैं। अगले सवेरे सरपंच के गुस्से का गुबार भीमा पर फूटता है। क्यों रे भीमा, तुझे पैसे ही चाहिए तो मुझसे काहे नहीं मांगा? ये मटन में हेरा फेरी करके तूने मेरी नाक नीची कर डाली। अरे हुजूर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मैंने आपका नमक खाया है, मैं भला आपसे गद्दारी क्यों करूंगा? क्या? अगर ये सब तूने नहीं किया तो किसने किया होगा? इसका पता लगाना होगा। हो सकता है ये सब उस नमक हराम रसोइये का काम हो। सामने लाओ उस नमक हराम को। डरा सहमा रसोइया सरपंच के सामने पेश होता है। नाम महाराज और काम चोर चकारों वाले। 50 किलो मटन 25 बारातियों में कैसे कम पड़ गया? महाराज सच बोल, किसके हाथ बेचा तूने मटन का टुकड़ा? सरकार, मैं गरीब हूँ, बेईमान नहीं, लेकिन मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ कि वो 50 किलो मटन नहीं था। अरे 50 किलो मटन में तो सैकड़ों बाराती पेट भरकर एकदम टन हो जाते हैं। महाराज की बात सुनकर सरपंच का शक मीट बेचने वाली सास बहू पर जाता है और सरपंच कहता है, इसका मतलब ये चालाक लोमड़ी सास बहू ने गद्दारी की। लेकर आओ इन्हें। मटन चोर सास बहू सरपंच के आगे हाजिर होती है। क्यों शेर की खाल पहने भेड़िया, मटन चोरी करके कितना नोट बटोर लिया तुमने? सरपंच जी, आप हमें शक के दायरे में लाकर गलत कर रहे हैं। सरकार, सालों से हम सास बहू मटन बेचने का व्यापार खरी ईमानदारी से कर रही हैं। हम चोरी क्यों करेंगी? अरे बंद करो ये मगरमच्छ के आंसू। सच सच बताओ, कब से ग्राहकों को लूट रही हो? वरना मैं तुम्हारा ये मटन बेचने का धंधा हमेशा की खातिर बंद करके तुम्हें गांव से निष्कासित कर दूंगा। सरपंच की धमकी सुनकर मटन चोर सास बहू अपना सारा सच बताने के लिए तैयार हो जाती है और स्वरूपा कहती है, नहीं सरपंच जी, ठहरिए, हमने ही पूरे पैसे लेकर आपको आधा मटन दिया था, हम लालच में आ गई थी। सरकार, हमको माफ कर दीजिए, आगे से हम ये हेरा फेरी फिर कभी नहीं करेंगे। इस बार तो मैं तुम्हें औरत जात समझकर छोड़ रहा हूँ, लेकिन अब अगर ये लूटमार दोहराई तो धोखाधड़ी में सीधे पुलिस के हवाले करूंगा। कहते हैं ना, ज्यादा लालच बुरी बला है। मटन बेचने वाली सास बहू के बढ़ते लालच के चलते न सिर्फ सभी के सामने उसकी इज्जत उछलती है, बल्कि लोगों का भरोसा भी उन पर से हट जाता है, जिसके लिए अंत में लालची सास बहू को अपने किए पर काफी पछतावा होता है। जादुई सोने का गाय दरवाजा। कुछ समय पहले की बात है। एक गांव में 2 भाई राम और श्याम अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। राम बड़ा था और वो बहुत चालाक, घमंडी और कामचोर था। वहीं श्याम बहुत मेहनती, भोला और दयालु था। इसीलिए राम हमेशा श्याम के भोलेपन का फायदा उठाता था और उसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता था। कुछ भी गलत काम करता तो माँ बाबा से बचने के लिए श्याम का नाम ले लेता था, और श्याम भी अपने बड़े भाई को बचाने के लिए खुद माँ बाबा के सामने बुरा बन जाता था। ऐसे ही धीरे धीरे दोनों भाई बड़े हो जाते हैं और दोनों अपने बाबा के साथ मिलकर खेती बाड़ी सीख लेते हैं और अपने बाबा के साथ हाथ बटाने लगते हैं। लेकिन एक दिन उनके माँ बाबा की एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु हो जाती है। ये देखकर श्याम बहुत रोता है। माँ बाबा, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। भाई रो मत, हिम्मत रख,
नहीं भाई, ऐसा कैसे कर सकते हैं माँ बाबा। रो मत भाई, मैं हूं ना। श्याम अपने बड़े भाई को पकड़कर खूब रोता है। फिर दोनों भाई मिलकर अपने माँ बाबा का अंतिम संस्कार कर देते हैं। फिर दोनों भाई मिलकर खेत का काम करते हैं और उनकी कुछ गाय होती हैं। उसका दूध बेचकर वो दोनों भाई अपना गुजारा करने लगते हैं। कुछ दिन तक ऐसे ही सब सही चल रहा होता है। फिर राम अपने असली रूप में आ जाता है और श्याम को बोलता है, श्याम भाई, मेरे से खेत का काम नहीं होता, मेरी तबीयत खराब हो गई है। कोई बात नहीं भैया, आप आराम कीजिए, मैं संभाल लूंगा। भाई तुझे बुरा तो नहीं लग रहा है ना? मैं दूध बेचने का काम कर लूंगा। ठीक है भाई, जैसा आपको ठीक लगे। श्याम वहां से चला जाता है। फिर राम सोचता है, कितना बेवकूफ है श्याम, मैंने बीमार होने का नाटक किया और उसने मान लिया। अब सारा काम वो ही करेगा, मैं तो चला घूमने। कौन करे इतनी मेहनत, धीरे धीरे ऐसे ही उसे सारा काम दे दूंगा। एक बार सारी जमीन का कागज निकल जाए, फिर इसे ऐसे ही बेवकूफ बनाकर पीछे की छोटी सी जमीन दे दूंगा और बाकी अपने नाम कर लूंगा। फिर शाम को श्याम खेत से आता है। सब कुछ बिखरा हुआ देखकर पूछता है, भैया आपने कुछ नहीं किया? मेरी तबीयत खराब है बहुत। अरे भाई आप आराम करो, मैं सब कर लूंगा। फिर श्याम गाय को चारा देकर घर का सारा काम करता है और खाना भी बनाता है। ऐसे ही राम खुद पूरे दिन बैठा रहता है और श्याम से सारा काम करवाने लगता है। और श्याम जो पैसे कमाता वो अपने भाई राम को देता था। कुछ दिनों बाद राम श्याम के कमाए हुए सारे पैसे जमा करके अपने लिए और जमीन खरीद लेता है और जमीन के सारे कागज पर श्याम से धोखे से साइन करवा कर सारा अपने नाम करवा लिया और श्याम को छोटा सा जमीन देकर घर से धक्के मारकर निकाल देता है। श्याम रोते हुए बोलता है, हे भगवान, भैया ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने हमेशा उनके बारे में ही सोचा और उन्हें अपना कमाया हुआ सारा पैसा दे दिया। भाई ने तो मेरे सारे पैसे भी रख लिए और धोखे से मेरे से सारी जमीन पर साइन करवा लिया था। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उन्हें हमेशा बचाया और भाई ने मेरे साथ क्या किया? फिर श्याम वहाँ से उठता है और अपने छोटे से जमीन पर झोपड़ी बनाता है और एक गाय रख लेता है। अपने उस छोटे से जमीन पर वो कुछ सब्जियां उगाता है और उसकी गाय जो दूध देती है उसे बेचकर पैसे कमाने लगता है और खुशी खुशी रहने लगता है। तो वहीं राम अपनी गाय को ढंग से खिलाता नहीं है और उसे मारता पीटता है, जिसकी वजह से उसकी गाय उतना दूध नहीं देती थी। श्याम को खुश देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये देखकर वो सोचता है, मैंने इससे सब कुछ छीन लिया, पर ये इतना खुश कैसे रह रहा है? यहाँ मेरी गाय ढंग से दूध नहीं दे रही और उसकी एक गाय इतना दूध दे रही है। इसकी गाय का ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर रात में जब सब सो जाते हैं तब राम छुप कर जाता है और श्याम की घास में कुछ मिला देता है, जिससे श्याम की गाय बीमार हो जाती है। और जब अगली सुबह श्याम दूध निकालने जाता है तो वो दूध नहीं देती। ऐसे ही कई दिन हो जाते हैं। वो बीमार रहने लगती है और श्याम उसे कई जगह से दिखाता है, पर उसकी गाय ठीक नहीं होती, जिससे परेशान होकर वो एक नदी के पास बैठ जाता है और सोच रहा होता है कि उसे एक गाय की करहाने की आवाज सुनाई देती है। वो आसपास देखता है, कहीं गाय नजर नहीं आती। फिर उसकी नजर नदी के उस पार जाती है तो वो देखता है कि एक गाय डूब रही होती है। वो चिल्ला के लोगों को बुलाता है, अरे भाई जल्दी आओ, कोई यहाँ, अरे किसी की गाय डूब रही है। इतना कहकर वो नदी में कूद जाता है। फिर श्याम को देखकर कुछ लोग आ जाते हैं और वो भी नदी में कूद जाते हैं और सब मिलकर गाय को बाहर निकालते हैं और फिर चले जाते हैं। फिर श्याम भी गाय को बोलता है, भगवान का शुक्र है तुम बच गई, मैं तो डर ही गया था। चलो अब अपने मालिक के पास चली जाओ और आराम से जाना। ये कहकर श्याम अपने घर जाने लगता है तो वो गाय उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जब श्याम रुककर पीछे देखता है तो वो रुक जाती है। ये देखकर वो उससे बोलता है, तुम मेरे पीछे पीछे काहे आ रही हो? ये बोलकर वो फिर से चलने लगता है और वो गाय भी उसके पीछे पीछे चलती है। ये देखकर वो उसे बोलता है,
लगता है तुम्हारा भी मेरी तरह कोई नहीं है। चलो, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो चलो। ऐसा कहकर वो उस गाय को अपने साथ ले आता है और अपनी पुरानी गाय के पास बांधते हुए उससे बोलता है, ये देखो, तुम्हारी दोस्त कई दिनों से बीमार पड़ी है और ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे इसकी बहुत चिंता होती है। ये लो, तुम दोनों खा लेना, मैं सोने चला, आज बहुत थक गया हूँ। ऐसा कहकर वो सोने चला जाता है और फिर जब अगले दिन उठता है तो वो देखता है कि उसकी गाय पहले से स्वस्थ हो गई है। फिर श्याम दूध निकालने जाता है तो उसकी दोनों गाय नॉर्मल गाय से ज्यादा दूध देती हैं, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है और बोलता है, भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि मेरी गाय सही हो गई। फिर श्याम दूध निकालता है और उसे बेचता है तो उसे एक दिन में ही बहुत पैसे मिलते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और अपने काम में व्यस्त हो जाता है और शाम को आकर अपनी गाय के पास बैठकर उनसे बात करता है। फिर उनके आगे चारा रखकर सोने चला जाता है। शाम के सोने के बाद दूसरी गाय रोज रात को कहीं जाती थी, लेकिन उसे पता नहीं होता। पर उस दिन उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि जो दूसरी गाय उसके पीछे पीछे आई थी वो कहीं जा रही है। तो श्याम भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाता है और देखता है कि वो गाय एक गुफा की ओर जा रही होती है। श्याम भी उसके पीछे पीछे गुफा की ओर चल देता है। उस गुफा पर सोने का जादुई गेट लगा होता है। वो गाय उस गेट से अंदर चली जाती है। श्याम भी उसके पीछे पीछे उस जादुई गेट से अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही श्याम देखता है वो गाय सोने के रंग की हो जाती है और आसपास रखी चीज ज्यादातर सोने की होती है और हर चीज बहुत खूबसूरत होती है, मानो वो जीते जी स्वर्ग में आ गया हो। ये सब देखकर श्याम उससे पूछता है, कौन हो तुम? ये कौन सी जगह है? और तुम सुनहरी रंग की कैसे हो गई? तुम तो भूरी रंग की थी ना? घबराओ मत दोस्त, ये जादुई नगरी है। मैं यहाँ की गाय हूँ। मैं गलती से इस जादुई गेट से बाहर चली गई थी, जिसकी वजह से अब मैं यहाँ सिर्फ रात को ही आ सकती हूँ। और तुमने मुझे बचाया था। तुम बहुत भले आदमी हो। मुझे सब पता है तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। तुम्हारे दुष्ट भाई ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। हाँ दोस्त, वो तो है। इसलिए जब मैं तुमसे मिली तो मैंने सोचा कि अगर मैं धरती में आ ही गई हूँ तो अपनी दुनिया में वापस जाने से पहले तुम्हारी मदद करके जाऊंगी। तो तुम यहाँ से अपनी जरूरत के हिसाब से सोने की अशर्फियाँ ले लो, तुम्हारे काम आएंगे। और हमें सुबह होने से पहले यहाँ से जाना है। ठीक है दोस्त। ऐसा कहकर श्याम वहाँ से सोने के कुछ सिक्के उठा लेता है और गाय की पीठ पर बैठकर गुफा से बाहर निकल जाता है और अपने घर आ जाता है। घर पहुंचकर वो गाय श्याम से बोलती है, श्याम, तुम मुझसे वादा करो कि ये बात राज रखोगे और किसी को नहीं बताओगे। ठीक है दोस्त। फिर श्याम उस सोने के सिक्के को बाजार में बेच देता है और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे वो खेती के लिए जमीन खरीदता है और अपने लिए बड़ा सा घर खरीदता है। फिर जब उसे पैसे की जरूरत होती वो उस गाय के साथ सोने के जादुई दरवाजे से दूसरी दुनिया जाता था और ढेर सारे सोने के सिक्के ले आता था। ऐसे ही देखते देखते श्याम बहुत अमीर हो जाता और गांव के लोगों की भी मदद करने लगता है। ये सब देखकर राम को उस पर शक होता है। तो वो एक दिन रात में श्याम का पीछा करते करते उसी जादुई दरवाजे से गाय और श्याम के साथ अंदर चला जाता है, जिसके बाद श्याम और वो गाय तो बाहर आ जाते हैं, पर राम उसी में हमेशा के लिए बंद हो जाता है। उसके बाद श्याम बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और एक सुंदर सी लड़की से शादी करके खुशी खुशी उसके साथ रहने लगता है।